वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑटोकॉइड्स। तो ऑटोकॉइड्स क्या हैं, ऑटोकॉइड्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आज हम कंप्लीट आपको समझाएंगे इसमें। तो ऑटोकॉइड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव, ऑटोकॉइड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव लोकल हार्मोन्स फॉर्म बाय वेरियस टिश्यूज, ठीक है, दैट एक्ट नियर their site of synthesis. Unlike circulation hormones produced by specific glands, autocoids generally act locally, have a brief duration of action, and regulate physiological functions and pathological response such as inflammation, pain, and allergy. ठीक है, अगर हम सिंपली समझे कि ऑटोकॉइड्स क्या हैं, तो ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, ये एक आपके हार्मोन्स होते हैं। जैसे आपको कहीं कुछ बाइट करता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी मच्छर मक्खी या किसी ने बाइट किया, तो उसके आसपास देखा होगा आपने रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इचिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है। तो वो सब कौन करवाता है, आपके ऑटोकॉइड्स करवाते हैं। आप अगर डस्ट में जा रहे हैं कहीं तो आपको एलर्जी है, तो एलर्जी कौन शो करवाएंगे, आपके ऑटोकॉइड्स। सिंपल यही बताया गया है कि ऑटोकॉइड्स क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, और ये क्या करते हैं, लोकल हार्मोन्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑटोकॉइड्स क्या है, लोकल हार्मोन्स हैं, वो टिश्यूज के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वहीं आसपास उसी एरिया में रह के वो आपका एक्शन शो करते हैं, ठीक है। जहां भी आपको मान लीजिए एग्जांपल तौर में बता रहा हूँ, जहां पर अगर मान लीजिए आपको बाइट करती है मक्खी या मच्छर, तो वहां पे आपने देखा होगा रेडनेस होती है, इचिंग होती है और एलर्जी होती है। तो उसी को ऑटोकॉइड्स का यही काम होता है कि वो ये सब करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोकॉइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप आता है आपका एमीन ऑटोकॉइड्स, ठीक है। कौन सा ऑटोकॉइड्स, एमीन ऑटोकॉइड्स। एमीन ऑटोकॉइड्स में आपका आता है स्टामिन, फर्स्ट आता है स्टामिन, सेकंड होता है आपका सीरोटोनिन, ठीक है। फर्स्ट स्टामिन, सेकंड आपका सीरोटोनिन। तो स्टामिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म फ्रॉम द एमिनो एसिड स्टिडीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टामिन किससे सिंथेसाइज किया जाता है, तो क्या आएगा आपका स्टिडीन एमिनो एसिड से सिंथेसाइज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है मेनली आपकी मास्ट सेल में और आपकी बेसोफिल्स में, ठीक है। इट इज हैवीली इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेशंस एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो स्टामिन का 3 काम बता दिया आपको, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन, थर्ड आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के काम में आपका कौन आता है, स्टामिन। यानी कि कौन सी सेल में, जहां पर भी मास्ट सेल प्रेजेंट होंगे और बेसोफिल सेल प्रेजेंट होंगे, वहां पे क्या रिलीज होगा आपका, स्टामिन। तो स्टामिन मेनली 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है, H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर्स। तो H1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है, मीडिएट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, वैसोडाइलेशन और आपका इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। यानी कि जब आप इसके एगोनिस्ट देंगे, यानी कि स्टामिन H1 रिसेप्टर को इंक्रीज करने वाली चीजें देंगे, तो वो क्या करेगा, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। वैसोडाइलेशन यानी कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। यानी नॉर्मल साइज इतनी थी, तो जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे डायलेट हो जाएगा। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब कि आपकी नसों के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है वो फ्लूइड बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन होता है। जैसे यहाँ पे फ्लूइड अंदर से बाहर आ गया तो यहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन आ जाएगा, ठीक है। रेडनेस, इचिंग इसी वजह से स्टार्ट होती है, क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, इनका वैसोडाइलेशन कर देते हैं, ठीक है। अगला H2 रिसेप्टर्स। H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके गैस्ट्रिक एसिड में, जो आपका स्टोमक होता है, ठीक है। स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके H2 रिसेप्टर्स। अगर H2 एगोनिस्ट देते हैं तो आपका एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। अगला है आपका सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन का फॉर्म फ्रॉम द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन। ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक आपका स्टिडीन, ठीक है। स्टिडीन ये थ्योरी क्लास लेने के बाद आपको कोई भी एमसीक्यूज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो फॉर्म फ्रॉम द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन, इट इज हैवीली कंसंट्रेटेड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये डायरेक्ट आपके किस पे काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें मेनली आती हैं, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो आपका सीरोटोनिन है ये किस पे काम करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम करेगा, ठीक है। वेयर इज रेगुलेट्स मूड। तो ब्रेन से आ गया तो मूड। एपिटाइट यानी भूख से कहाँ पे प्रेजेंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसलिए भूख पे भी कंट्रोल करता है। और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, कि आपको मोटिलिटी क्या रहेगी, डायरिया रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, वो भी कौन डिपेंड करेगा, आपका सीरोटोनिन, ठीक है। अगला आता है आपके सेकंड, फर्स्ट आ गया था एमिनो ऑटोकॉइड्स, दूसरा आपका लिपिड डेरिवेटिव्स ऑटोकॉइड्स। इनको इकोसोनॉइड्स भी बोला जाता है। इसमें 2 आते हैं आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। फर्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, थर्ड आता है आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो सिंथेसाइज ऑन द डिमांड फ्रॉम द अर्क्योडेनिक एसिड,
अब ये आ गया कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन पढ़ी हमने, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड किसके बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड बनता है आपका, आर्किडोनिक एसिड से आगे चल के आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, ठीक है। उससे आगे प्रोस्टाग्लैंडिन और आपके ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। तो आपका सिंथेसिस किससे हो गया, आर्किडोनिक एसिड से, रिलीज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। तो मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड की सेल होती है, उसमें क्या आर्किडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्किडोनिक जो एसिड है इसमें कितने कार्बन होते हैं, ठीक है। आर्किडोनिक जो एसिड ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। 20 कार्बन होते हैं इसमें, 20 कार्बन होते हैं। इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन होती है उसकी 5, 8, 11 और 14 नंबर का जो कार्बन होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके डबल बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आर्किडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो 4। लोकेशन भी याद रख लेना, 5, 8, 11 और 14। एग्जामिनर का कुछ मूड का नहीं पता क्या पूछ ले, तो अपने को पहले ही तैयारी करके चलना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनाते हैं, कॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में और लॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड कॉक्स और लॉप एंजाइम की प्रेजेंस में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक इतना याद कर लीजिए, कॉक्स और लॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन करते हैं। दे प्ले मेजर रोल्स इन इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर, ठीक है। अगर इसी के अपन एंटागोनिस्ट देंगे तो वो ड्रग क्या कर देंगे, पेन रिलीफ करेंगे, फीवर को कम करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। अगला आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर डिराइव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, वही फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से बनेंगे। इट इज पोटेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रेस्पॉन्स एंड शॉक, ठीक है। ये चीजें याद कर लेने डियर स्टूडेंट्स आपको। थर्ड आपका पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। तो पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में क्या दो होते हैं आपके, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो फाउंड फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ द प्रीकर्सर प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन बाय द रेनिन एंड द एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्जन एंजाइम। इट इज रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके एंजियोटेंसिनोजन जो है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आपको पूरा समझा ही देता हूँ। तो आपका जो एंजियोटेंसिनोजन है, एनजीओ, नोट कर लेना आप आपकी नोटबुक में, ठीक है। इसके जब ये थ्योरी क्लासेस ले तो अपनी नोटबुक पास रखिएगा, और पहले के नोट्स हैं तो उसमें ऐड करते जाइएगा, अगर नहीं है तो अपने नए नोट्स बना लीजिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। एंजियोटेंसिनोजन का फॉर्मेशन होगा लीवर में, रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम, रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस में ये आपके कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। किसमें कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। इसमें 10 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 10 पेप्टाइड बॉन्ड। और आपके इसमें होते हैं 14 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसमें 14 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसमें 10 पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब प्रोटीन है ना, ये भी याद रखना। इसमें 10 हो गए। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपका एसीई एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है आपका एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में। किसमें कन्वर्ट होगा आपका, एंजियोटेंसिन सेकंड में। इसमें आपके कितने बॉन्ड होते हैं, 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन में कितने बॉन्ड हो गए, 8 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। अब ये जो एंजियोटेंसिन है ये आपके रिसेप्टर्स पर काम करता है। कौन से रिसेप्टर्स पे काम करेगा, 81 रिसेप्टर्स, ठीक है। 81 रिसेप्टर पे काम करेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपकी ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होंगे। दूसरा कहाँ होंगे, आपकी एड्रिनल ग्लैंड पे। कौन सी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। तो ब्लड वेसल्स पे क्या काम करेगा, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। और वहीं आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जो काम करता है वहां पे ये क्या फॉर्मेशन करवाएगा, आपका एल्डोस्टेरोन। किसका फॉर्मेशन कराएगा, एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करवाएगा। तो एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करवाएगा। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपका किडनी के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर को बढ़ा के रखेगा, ठीक है। सोडियम वाटर को बढ़ा के रखेगा और इससे क्या होगी, आपकी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो आपकी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है इससे। तो आगे काम समझ में। तो इनके जब एगोनिस्ट लेंगे तो आपकी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, इनका जब एंटागोनिस्ट लिया जाएगा तो आपकी ब्लड वॉल्यूम कम होगी। तो ये पूरी प्रोसेस बता दी। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये बॉन्ड का पूछा गया है,
ठीक है, इन एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है। कहाँ फॉर्मेशन होता है एंजियोटेंसिन का? लीवर में। ये यहाँ से कहाँ चला गया? किडनी में चला गया, तभी रेनिन एंजाइम आया, यानी कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट डेकापेप्टाइड। फिर ये आपके कहाँ चला गया? आपके लंग्स में। ये कहाँ चला गया था? आपकी किडनी में। लोकेशन याद कर लेना, किडनी में गया एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बना, लंग्स में जाने से एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बना। 81 रिसेप्टर की प्रेजेंस में दो चीजें पे काम करेगा, ये आपका ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, एल्डोस्टेरोन बनाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम वाटर का रिटेंशन करेगा और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके 81 भी रिसेप्टर्स होते हैं। 81 जो मैंने बताया, 80 से 1 से 7 तक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 से 7 तक रिसेप्टर होते हैं, जिसमें प्राइमरली 81 जो होता है, ठीक है, 81 जो रिसेप्टर होता है वो आपका सबसे ज़्यादा काम करने वाला रिसेप्टर्स होता है। ये टॉपिक बहुत हार्ड है, इसलिए मैंने सबसे पहले हार्ड टॉपिक से स्टार्ट किया है, जिससे स्टूडेंट्स को शुरुआत में ही पता लग जाएगा कि हमें किस हिसाब से कितनी तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है आपका ब्रेडिकाइनिन। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड था आपका ब्रेडिकाइनिन, ये आपका फर्स्ट हो गया इसका पार्ट, ये आपका सेकंड। फॉर्म फ्रॉम द काइनोजेंस वाया द कैलराइजेशन एंजाइम सिस्टम, इट इज द पोटेंट वैसोडाइलेटर एंड कॉज द पेन एंड इन्फ्लामेशन। वैसोडाइलेटर यानी ब्लड वेसल्स को क्या करने वाला है? ये डायलेट, जैसे नॉर्मल इतनी थी तो इतनी कर देगा। ठीक है, तो वैसोडाइलेटर हो गया ये आपका। आपका फोर्थ नंबर का आता है, मिसलेनियस भी बोलते हैं इनको, नहीं तो मेनली ये 3 होते हैं, बट मैंने आपके लिए रख दिया कहीं। फोर्थ आपका आएगा साइटोकाइंस एंड अदर। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? ऑटोकॉइड्स होता है। ए गैसेज ऑटोकॉइड्स दैट कॉज द वैसोडाइलेशंस एंड द रेगुलेट द ब्लड फ्लो। क्या करती है? आपकी वैसोडाइलेट करती है और रेगुलेट करती है किसके? ब्लड के फ्लो को। ठीक है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसका आगे बताएंगे हम आपको यूज़ नाइट्रस ऑक्साइड का, जब ड्रग आएगी आपकी। ओके, अगला था साइटोकाइंस, इम्यून सिस्टम ऑटोकॉइड्स दैट प्लेज अ मेजर रोल्स इन द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिजीज टारगेटेड बाय द बायोजिक थेरेपी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं, ऑटोकॉइड्स के बारे में बता दिया मैंने आपको कंप्लीट। तो इसी हिसाब से जो आपका अभी तक मैंने बताया, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने बताया ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। ऑटोकॉइड्स आर द लोकल हार्मोन्स। ठीक है, ये आपके लोकल हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं? वहीं से उसी टिश्यू के आसपास से रिलीज होते हैं और ये हीलिंग का काम करते हैं एक तरह से। अगर आपको कोई इन्फ्लामेशन या कोई चोट लगी है तो उसको हीलिंग करने का काम करते हैं। ऑटोकॉइड्स में सबसे पहले एमीन ऑटोकॉइड्स। एमीन ऑटोकॉइड्स में आपका हिस्टामिन और सीरोटोनिन बताया मैंने। हिस्टामिन हिस्टिडीन से रिलीज एमिनो एसिड से बनता है, और आपका ट्रिप्टोफैन जो आपका बताया, सीरोटोनिन ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से बनता है। मास्ट सेल में हिस्टामिन प्रेजेंट होता है और आपका बेसोफिल्स में हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद मैंने लिपिड डेरिवेटिव बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन बताया, उसमें ल्यूकोट्राइन्स बताया और आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बताया। फिर उसके बाद आपको थर्ड बताया मैंने पेप्टाइड। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया पेप्टाइड। पेप्टाइड में 2 बताए आपको, एंजियोटेंसिन और आपका ब्रेडिकाइनिन। एंजियोटेंसिन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको ये थ्योरी लेक्चर सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इसके नोट्स बना लीजिए। अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपके DI ड्रग इंस्पेक्टर का पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, सबका इसी में क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि बार बार इधर उधर से थ्योरी क्लास लेनी पड़ रही है या MCQs। मैं तो बोलता हूँ इसको पढ़ने के बाद आपको कोई MCQs लगाने की जरूरत नहीं, इसको कंप्लीट याद कर लीजिए, उसके बाद कोई थ्योरी लेक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका आता है फोर्थ, मैंने बताया नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, याद रख लेना NO। ये क्या करती है? ये आपकी बॉडी के अंदर, जैसे अपना एक सिल्डेनाफिल जो ड्रग होती है, सिल्डेनाफिल जो ड्रग होती है यानी कि, ठीक है, ये ड्रग क्या करती है? इस नाइट्रस ऑक्साइड के डिग्रेडेशन को रोक देती है, इसके डिग्रेडेशन को रोकती है, जिससे क्या करता है? आपका पेनिस इरेक्ट रहने में रहता है। तो ये अगर आपसे कोई मैकेनिज्म भी पूछ ले, सिल्डेनाफिल की मैकेनिज्म आती है, तो उसमें आता है नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्मेशन को क्या कर देगी ये, मतलब इसके डिग्रेडेशन को नहीं होने देगी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी याद रख लेना। अब इसके बाद आते हैं, हमने बता दिया ऑटोकॉइड्स का क्या काम है। तो अब हमें जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, कोई एलर्जी होगी, तो उसके लिए हमें ठीक है, एंटी ड्रग मिलेंगी। तो फर्स्ट आता है आपका एंटी हिस्टामिनिक। फर्स्ट क्या आता है आपका? एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन के बारे में अब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट पढ़ेंगे हम इसमें। तो फर्स्ट आया आपका एंटी हिस्टामिन।
तो एंटीहिस्टामिन, सबसे पहले मैंने हिस्टामिन का सिंथेसिस बताया था कहाँ हो रहा है, तो एंटीहिस्टामिन अब उसका जस्ट अपोजिट काम करते हुए चलेंगे। एंटीहिस्टामिन्स आर मेडिकेशंस दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। दो बार मैं फिर बता रहा हूँ, हिस्टामिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी मास्ट सेल में, आपकी बेसोफिल्स में, ठीक है ना। लोकेशन हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ए केमिकल योर बॉडी रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, सिंपल याद रखना। एंटीहिस्टामिन ड्रग कहाँ देंगे आपको, ज़्यादा याद नहीं तो आप किसी मक्खी या मच्छर से याद रख लेना, कोई एलर्जी होती है, ठीक है। दे प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, यानी छींक, खांसी, आँखों का बहना। इसके लिए कौन से ड्रग यूज़ की जाएंगी आपको, एंटीहिस्टामिनिक। जब आप फार्मासिस्ट की जॉब में जाएंगे ग्राउंड पे, तो उस टाइम आपके पास पेशेंट आएगा, तो आपको देखना है क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे किसी को छींक आ रही है, बार बार जुकाम लग रही है ना, वाटरी आंखों में सिक्रेशंस हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देंगे। फर्स्ट बताऊं मैं आपको H1 एंटीहिस्टामिनिक रिसेप्टर्स मैंने बताए थे, दो रिसेप्टर्स होते हैं H1 और H2 रिसेप्टर्स। तो H1 रिसेप्टर कहाँ बताया था आपको, ठीक है, H1 रिसेप्टर के बारे में बताया था। H1 रिसेप्टर्स के बारे में अब हम देख लेते हैं। तो H1 रिसेप्टर्स दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या करती है, सेडिशन शो करती है। तो मेनली आजकल कौन सी जनरेशन के ड्रग यूज की जाती है, सेकंड जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, तो हम पहले सेकंड जनरेशन देख लेते हैं। दीज ड्रग्स आर प्रीफर्ड चॉइस फॉर द डेली एलर्जिक मैनेजमेंट, ठीक है, बिकॉज दे आर द रेयरली कॉज द ड्राउनेस। दे जनरली लास्ट for the 24 hours and are highly effective for the seasonal allergy and hues, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, जो डेली मैनेजमेंट, जिनको डेली एलर्जी रहती है, उन पेशेंट्स में हम ये यूज करते हैं, बिकॉज ये ड्रग आपकी सेडेशन कम करती है। इस चीज़ का याद रखना, ये ड्रग आपकी क्या करती है, सेडेशन कम करती है, साइड इफेक्ट कम शो करती है। आपकी जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होती है वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है। जैसे मैं अगर साइड इफेक्ट की बात करूँ तो वो क्या करती है, सबसे पहले, चलो पहले इसके ड्रग्स का नाम बताता हूँ, फिर कंप्लीट दोनों पढ़ने के बाद पूरे साइड इफेक्ट बताता हूँ, समझ में आएंगे जिससे आपको। इसकी फर्स्ट ड्रग आती है जैसे सिट्राजिन, नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो कौन सी क्लास की ड्रग है, सेकंड जनरेशन की ड्रग है। लोराटिडीन, फिक्सोफिनाडिन, जिसको एलेग्रा भी बोलते हैं ना, ब्रांड नेम एलेग्रा आता है। फिर लियोसिट्राजिन, फिर डेस्लोराटिडीन, ठीक है। तो ये सब ड्रग आपकी कौन सी होगी, फर्स्ट जनरेशन ड्रग, मतलब सेकंड जनरेशन ड्रग हो गई आपकी सेकंड जनरेशन ड्रग्स। तो याद रखना, आपको एग्जांपल दिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि इनमें से जैसे कोई भी ये तीन दे दिया और एक आपको फर्स्ट जनरेशन की देगा, उसमें पूछेगा फर्स्ट जनरेशन ड्रग कौन सी है, या उसमें से पूछ लेगा सेकंड जनरेशन ड्रग कौन सी नहीं है। तो ये आपको एग्जांपल याद रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो सिट्राजिन सिंपल याद रह जाएगा, लोराटिडीन सिंपल याद रह जाएगा, फिक्सोफिनाडिन, एलेग्रा बहुत कॉमन यूज की जाती है, लियोसिट्राजिन और डेस्लोराटिडीन, ठीक है। ये होगी आपकी सेकंड जनरेशन ड्रग्स। और फर्स्ट जनरेशन ड्रग आती है आपकी जो सेडेटिव करती हैं, ठीक है, जिनमें सेडेशन की नेचर होती है। दे आर द older drugs cross the blood brain barrier, effective treating the severe itching and or helping with sleep, ठीक है। इसका सबसे मेन साइड इफेक्ट ये होता है, ओके, ये आपको नींद दिलाती है। बट द कॉमनली कॉल्ड ड्राउनेस, डिजीनेस एंड द ड्राई माउथ, आगे ना साइड इफेक्ट आपके सारे। उसके साथ क्या होगा, वो ड्राई माउथ नहीं करेगी, ठीक है, वो आपको नींद वगैरह नहीं दिलाएगी, आलस नहीं दिलाएगी, आपको नींद नहीं दिलाएगी, आलस नहीं दिलाएगी, ठीक है। और आपका जैसे स्किन, जो आपकी स्किन है, स्किन को भी ये क्या कर देती है, ड्राई कर देती है, ठीक है। स्किन को क्या करती है, आपकी ड्राई कर देती है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो क्या होगा, स्किन ड्राई होने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको फीवर आ सकता है। तो इन ड्रग्स का एक और साइड इफेक्ट भी होता है, आपको फीवर प्रोड्यूस कर देती हैं, ओके। ये सब हो गया। इसके अलावा ये क्या करती हैं, जो जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, ये क्या करेंगे, ड्राउनेस, डिजीनेस, स्लीप, ड्राई माउथ, आपको पता है स्किन ड्राई। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन करती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस करते हैं। लिख लेना, याद कर लेना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल क्वेश्चंस भी आपके कौन सी कैटेगरी के आ रहे हैं, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस। सीधा क्वेश्चन आएगा कि एक पेशेंट है, जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग हमने दे दी उसको, फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दी, तो उसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट आ रहे हैं। या उसमें पूछ लेगा कि एक पेशेंट है जिसको हमने कोई ड्रग दी और वो ड्रग उसमें डिजीनेस दे रही है, उसको स्लिप ज़्यादा दिला रही है, ड्राई माउथ कर रही है, उसका फीवर आ रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो हमने उसको कौन सी ड्रग दी। तो सीधा ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको उसमें मिलेगा कि H1 एंटीहिस्टामिनिक फर्स्ट जनरेशन, या उसमें आपको इन ड्रग्स का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। मैंने साइड इफेक्ट भी बता दिया है, कंप्लीट डिटेल पढ़ा रहा हूँ। अब भी अगर आप पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले रहे हो तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं होगी। डॉक्सिलामाइन, ठीक है, डॉक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सीजीन, क्लोरफेनिरामाइन और आपके डाइफिनहाइड्रामाइन, ये ड्रग होगी आपकी फर्स्ट जनरेशन ड्रग, ठीक है। याद रख लेना स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन ड्रग होगी डॉक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सीजीन,
क्लोरफेनिरामाइन और आपके डाइफेनाइड्रामाइन। डॉक्सिलामाइन को मेनली यूज किया जाता है मॉर्निंग सिकनेस में, यूज भी बताता जा रहा हूँ मैं इनको। इसको मॉर्निंग सिकनेस में यूज किया जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको हाइड्रोक्सिलामाइन रख दी जाती है, जिससे उनको जो सुबह मिचली उल्टी का मन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्सिलामाइन के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं आपकी विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, है ना, विटामिन B6 दी जाती है। तो ये क्या करती है, आपकी जो वोमिटिंग होती है सुबह सुबह उल्टी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। हाइड्रोक्सीजीन आपकी होती है, जो सिट्राजीन है उसका इससे पहले वाली ड्रग है ना, सिट्राजीन से जस्ट पहले जो फॉर्मेशन था, उसके बाद इस हाइड्रोक्सीजीन को चेंज करके उसके सोल्ट में, मतलब उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसका सिट्राजीन बनाया गया है। ठीक है, क्लोरफेनिरामाइन और आपका डाइफेनहाइड्रामाइन, ये ड्रग्स होगी आपकी H1 एंटीहिस्टामिनिक की फर्स्ट जनरेशन की ड्रग। इसके साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इसका यूज मैंने आपको बता दिया है, कौन सी ड्रग कहाँ यूज की जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आती है आपका अगला ड्रग H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। H2 ब्लॉकर्स वर्क प्रॉपरली यानी प्राइमरली ऑन द स्टमक लाइनिंग टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस एंड ट्रीट एसिड रिफ्लेक्स। इसमें आपकी फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है, जितनी भी टिडीन आएंगी वो सब क्या होती हैं, आपकी H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं। सिमेटिडीन के साथ साइड इफेक्ट होता है, क्या साइड इफेक्ट होगा स्टूडेंट, सिमेटिडीन क्या करती है, आपके जो मेल होते हैं वो मेल के अंदर क्या कर देती है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ला देती है। मेल्स के अंदर क्या करेंगी, फीमेल जो मेल होंगे उसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक यानी ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट कर देगी। ठीक है, उनकी जो ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उस हार्मोन को रिलीज होने से रोक देगी। तो ये हो गया आपका सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट। ओके, इसलिए सिमेटिडीन को नहीं लिया जाता, मेनली इसमें रेनोटिडीन, फेमोटिडीन लिया जाता है, रेनिटिडीन और फेमिटिडीन। ये हो गया आपका H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। उसके बाद आते हैं आपका सीरोटोनिन्स, हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद आता है आपका सीरोटोनिन्स। तो सीरोटोनिन मैंने कहाँ कहाँ बताया था आपको, तो अब हम सीरोटोनिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सीरोटोनिन कहाँ सीक्रेट होता है, किससे बनता है, तो मैंने बताया ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड से सीरोटोनिन बनता है। कहाँ स्टोर होता है, ये याद कर लीजिए, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में। कौन सी सेल्स में स्टोर किया जाता है, तो बनने के बाद कहाँ स्टोर होता है, स्टोर्ड। आप जो नोट्स बनाएंगे या आपका जो पहले से नोट्स है उसमें आप नोट करते जाइएगा, एंट्रोक्रोमाफिन सेल में। ठीक है, इस सेल में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ भी है कि ये सेल स्टोर कहाँ होता है, वो कहाँ स्टोर होता है आपका स्टामिन, तो आपकी मास्ट सेल और बेसोफिल्स में। ये कहाँ स्टोर होता है आपका इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसमें आपका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इसका काम क्या होता है। ठीक है, जो आपका सीरोटोनिन है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम सिंपल होता है बिल्कुल। ये क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है किसको, बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। कौन सी क्लॉक को, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करता है, लिख लीजिए, रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक। जो आपकी क्लॉक है कौन सी होती है, जैसे आप मान लो ये सुबह 5 बजे उठते हैं डेली, 5 o'clock, तो 5 o'clock पे ही डेली लगभग उसी टाइम आपकी आंखों का खुलना या नींद का पूरा होना, ये सब कौन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक करता है। अगर आपका सीरोटोनिन ऊपर नीचे हो रहा है बॉडी में तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी, बीच में ही नींद हो जाएगी आपकी। ठीक है, अलग अलग तरीके का आपका मूड रहेगा, तो ये सब होता है आपका। तो इसमें पढ़ लीजिए, सीरोटोनिन इनहिबिटर टिपिकली रेफर टू द मेडिकेशन दैट आइदर द block the serotonin reabsorption in the brain to increase the its availability serotonin। ठीक है, ये छोड़िए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी कमी, इसकी दिक्कत से क्या होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD और OCD। तो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर जो मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीधा आप इसके आगे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इन ड्रग्स का नाम डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो दीज ड्रग्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब बाय द एंटी डिप्रेसेंट। इनको दोबारा डिप्रेशन पे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट नाम बता के चला जाऊँगा कि इसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी यूज किए जाते हैं। तो ये कहाँ यूज आएंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में। दे वर्क बाय द ब्लॉकिंग, काम कैसे करते हैं, यानी कि मैकेनिज्म की बात आ गई, बाय ब्लॉकिंग एंड रीएब्जॉर्प्शन एंड रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन इन द ब्रेन। ओके, क्या करती है ये जो ड्रग, ये जो वापस से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी किसका, आपका सेरोटोनिन का ब्रेन के अंदर, या रीअपटेक हो रहा है, उसको ब्लॉक करती है। ओके,
नेमिंग मोर इट इज अवेलेबल। तो इसके ड्रग्स का नाम देख लीजिए, सर्ट्रालिन, सर्ट्रालिन, फ्लोक्सोटिन, एसिटालोप्राम, ठीक है, सिटालोप्राम, paroxetine, फ्लेवोक्सामाइन। ये सब ड्रग आपकी क्या होती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। किस पेशेंट को दी जाती है, जो पेशेंट आपका डिप्रेशन में है। तो जो पेशेंट आपका डिप्रेशन में है उस पेशेंट को कौन सी ड्रग दी जाएगी, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग दी जाएंगी। याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगला है आपका सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये भी ड्रग में आपको वहीं फिर दोबारा से आएंगी आपकी किसमें, एंटीडिप्रेसेंट ड्रग में। तो इसमें आपकी ड्रग आती है, इसमें आपकी ड्रग आती है। ये ड्रग क्या करेगी, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, सेरोटोनिन को और नोरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। तो इसमें आती है डुलोक्सिटिन, विनालाफ्लेक्सिन एंड द डेल्विनालाफ्लेक्सिन। तो ये ड्रग आपको फिर इसमें डिप्रेशन में बताई जाएंगी। फिर उसके बाद आता है थर्ड, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट एंड रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। दीज ड्रग ब्लॉक द सेरोटोनिन रीअपटेक व्हाइल द स्टिमुलेशन इनहिबिटर्स द रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन। इसकी ड्रग होती है आपकी ट्रेजाडोन। कौन सी ड्रग आती है इसकी, ट्रेजाडोन। फिर आती है आपकी सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर। दीज मेडिकेशन डायरेक्ट टारगेट वेरियस सेरोटोनिन रीअपटेक एंड इनहिबिट रीअपटेक। इसकी ड्रग होगी आपका विलाजोडोन एंड द वोर्टिक्सिटीन, ठीक है। ये आपकी ड्रग्स होगी आपके इसमें यूज होते हैं। अब इसके बाद मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ सेरोटोनिन के बारे में, ठीक है। उनके आप मैकेनिज्म देखते जाइएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको डिप्रेशन के बारे में, तो ऊपर बता दिया, और ड्रग्स के बारे में बताता हूँ। एक आपकी आती है सोमाट्रिप्टान, बहुत स्टूडेंट ने सुना होगा, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सोमाट्रिप्टान के बारे में। सोमाट्रिप्टान और आपकी रिजाट्रिप्टान, सोमाट्रिप्टान एंड रिजाट्रिप्टान। इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, 5-HT1B1D एगोनिस्ट। यानी कि ये क्या करेंगे, आपके सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। एगोनिस्ट का मतलब इंक्रीज करना। तो इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन। एक्यूट माइग्रेन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि अगर किसी पेशेंट को, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन अगर बनता है तो उसमें ऐसा बनेगा, किसी पेशेंट को एक्यूट माइग्रेन है तो आप उसमें कौन सी ड्रग देंगे। तो सीधा ऑप्शन बताना आपको, सोमाट्रिप्टान और रिजाट्रिप्टान। अगर सोमाट्रिप्टान और रिजाट्रिप्टान देखिए आपको उसकी मैकेनिज्म पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, 5-HT1B1D एगोनिस्ट होती हैं आपके ड्रग, ठीक है। उसके बाद अगली ड्रग आपकी बुस्पिरोन। बहुत स्टूडेंट ने सुना होगा, जो मेडिकल पे काम कर रहे हैं उन्होंने यूज़ भी करा होगा ना, बुस्पिरोन। ये ड्रग होती है आपकी 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट। 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट। ये क्या करती है, कहाँ यूज़ की जाती है, क्रोनिक एंजाइटी में, या क्रोनिक एंजाइटी जो लंबे समय से चिंता में है ना जो पेशेंट, या जो लंबे समय से डिप्रेशन में है, तो उसमें ये ड्रग यूज़ की जाएगी। इसकी मैकेनिज्म याद कर लेना स्टूडेंट, 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये कहाँ, क्रोनिक एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट में इसको यूज़ किया जाता है। अगला बताता हूँ मैं आपको, ये तो हो गया आपके दो एगोनिस्ट। अगला बताता हूँ आपका एंटागोनिस्ट, 5-H2 ठीक है। अगला है आपका 5-H2 एंटागोनिस्ट। ये थे आपके एगोनिस्ट। अब आ गया आपका एंटागोनिस्ट। तो इसमें आपकी ड्रग आती है सिप्रोहिपेटेडिन। बहुत स्टूडेंट ने दी होगी पेशेंट को। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको भूख नहीं लगती, जो पुअर ईटर होते हैं ना, इंक्रीज एपिटाइट। तो इसकी मैकेनिज्म याद करना है ना, 5-HT2A एगोनिस्ट। मैंने पहले बताया था सेरोटोनिन के रिसेप्टर कहाँ का प्रेजेंट है, तो उसी हिसाब से आप जब ऊपर से याद करते हुए आएंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे हल्के में ले लेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगला आप एगोनिस्ट देखिए इसका 5-HT2A 2C रिसेप्टर। ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते लगता है मुझे भी अब H1 एंटीहिस्टामिनिक है ना, कौन से जनरेशन सेकेंड की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसमें भी आपको पता है स्नीजिंग ये सब आता है, तो वही आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी ड्रग कौन सी आएगी, मैथीसरजाइड, मैथीसरजाइड, ठीक है, ये वाई है।
ठीक है, मेथिसल्फाइड आपकी ड्रग होगी इसमें। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, जो भी आपको इसमें पढ़ाया गया है वो आपको याद रखना है। तो मेथिसल्फाइड क्या काम आती है, ये आपकी क्रॉनिक माइग्रेन में यूज़ की जाती है। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ इसकी स्पेलिंग को, METHYSERZIDE। कहाँ यूज़ करेंगे, क्रॉनिक माइग्रेन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। अब अगला आपके नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। आप लगातार नियमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये वीडियो आपके फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, उसके अलावा आपका जो स्टूडेंट डी फॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपका जो भी बचे हुए हैं इसी टॉपिक में, ऑटोकॉइड्स में जो बच गया आपका, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इन तीनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने एग्जाम फॉर्म भरिए, जैसे एम्स का आया हुआ है, CISF का आया हुआ है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आया हुआ है, तो उनके लिए तैयारी करिए। और आपको मैं एक एक लेक्चर इस पर डालता रहूँगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पूरा लेक्चर डालूँगा आपको। बट पढ़ने वाले स्टूडेंट कृपया कनेक्ट रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।